नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में दोबारा चुनाव कराने की याचिका और उस याचिका के साथ बिहार में लगातार जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है या भीतर खाने में जो बातें चल रही हैं उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जहां काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इन सब के बीच में कुछ ऐसी बातें भी देखने को मिल रही हैं जो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक हो कहने के बावजूद सब कुछ ठीक है नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई में जो बिहार की सरकार चल रही है वो काफ़ी कुछ ठीक ठाक चल रही है और एक दूसरे के साथ सामंजस्य भी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जो चुनाव हुए उस चुनाव को लेकर के और देश भर में जो चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे उसका दुरुपयोग कर रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को राजतंत्र की तरफ चलाना चाहती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई दलील नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं और उसके आधार पर आम जनता उसको नंबर देती है। जैसे बिहार में चुनाव हुए और बिहार में बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार को एक बार फिर से लाने का नंबर दिया। वो नंबर 202 का हुआ। 243 सीटों वाले विधानसभा में जब 202 का नंबर आया तो विपक्ष पूरी तरह से खलबला गया। सीधे तौर पे 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों में 242 सीटों पर चुनाव लड़ा था प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर को लेकर के अब कई तरह की बातें कही जा रही है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने प्रयास तो बहुत कुछ किया था। लगातार वो पिछले 2.5 वर्षों तक बिहार की जनता से मिलते रहे और मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा किए। हालांकि जब उपचुनाव हो रहा था 2024 के चुनाव के बाद तब भी उन्होंने 4 उम्मीदवार अपने खड़े किए थे और चारों उम्मीदवार धराशायी हो गए। हालांकि एक आशा की किरण जरूर नजर आई थी कि औसतन उन्हें 10 से 15 हज़ार वोट हर बूथ पर हर विधानसभा में मिले थे। इसने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को निश्चित रूप से एक बल जरूर दिया। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर एक्सपोज भी हो गए। एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपने कैरियर को शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी बनाया और जनसुराज पार्टी लगातार जिस तरह से काम कर रही थी उससे उम्मीदें लोगों को बहुत बन गई थी। भारी संख्या में लोगों ने जनसुराज का समर्थन भी किया था और बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े भी थे। नीतीश कुमार के कई पुराने साथी जो हैं वो इससे जुड़े हुए थे। तो वहीं आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दल के नेता भी इस अभियान का हिस्सा थे। 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार के 2 सबसे करीबियों में से एक प्रशांत किशोर और दूसरे आरसीपी सिंह, ये दोनों एक साथ आए थे और आने के बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ करिश्मा जरूर होगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर ने कहा था, जब ये सरकार बनी और जब भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिली तो प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो सदन में नहीं रह कर भी विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। विपक्ष पूरी तरह से शांत है। तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा कि न तो उस तरह के हमलावर हैं और न ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार चला रहे हैं लेकिन उनका हमला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इसको लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह को लेकर के हाल फिलहाल में जो चर्चाएं चली और 15 दिनों तक खूब चर्चा चली कि दोनों की वापसी जदयू में हो रही है। कोई बड़ा प्लान नीतीश कुमार बना रहे हैं और इस प्लान का वो हिस्सा हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बिहार में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली। अदालत ने इस याचिका पर पार्टी को कड़ी फटकार भी लगाई थी। अब आप समझिएगा कि ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है हम आपको बता रहे हैं और इस स्क्रिप्ट में कहानियाँ कई आपको मिलेंगी जिसमें कई कयास और कई तरह की संभावनाएं नजर आती हैं। याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द घोषित करने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन सरकार ने चुनाव से पहले राज्य में कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को राज्य में नए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी। पार्टी की ओर से दलील देते हुए सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि देश के सबसे कर्ज में डूबे राज्यों में एक बिहार है। 15,600 करोड़ रुपए बांटना लेवल प्लेइंग फील्ड को पूरी तरह से बिगाड़ देता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करने के संकेत दिए। बेंच ने कहा कि यह सभी चुनावों को प्रभावित करने वाली एक संयुक्त चुनाव याचिका है जैसी लगती है और ऐसे आरोप चुनाव याचिका में साबित करना होता है। बेंच ने स्पष्ट कहा कि आपकी पार्टी को चुनाव में कितने वोट मिले। अगर लोग आपको खारिज कर देते हैं तो आप लोकप्रियता के लिए न्यायिक मंचों पर इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि यह मुफ्त योजनाओं के बड़े मुद्दे पर विचार कर रहा है, लेकिन बिहार की इस योजना से जुड़े सवालों पर तभी विचार करेगा जब कोई जनहित में काम करने वाला व्यक्ति इसे चुनौती दे, न कि वह राजनीतिक पार्टी जो अभी चुनाव हार चुकी हो। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पार्टी सीधे पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गई। इसके बाद जेएसपी ने याचिका वापस लेने का फैसला लिया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट से तो में छूट मिलने की बात थी और हाई कोर्ट में नहीं देकर के सुप्रीम कोर्ट में सीधे करने को लेकर के कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। पहले फ्रंट पे तो कहीं ना कहीं फटकार लगने के बाद बैकफुट पर निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी आ गई है, लेकिन प्रशांत किशोर जैसा कि आप जानते हैं कि चुप बैठने वालों में से नहीं है। एक बार फिर से नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 29 दिसंबर को याचिका में जनसुराज पार्टी ने आरोप लगाया था कि बिहार की तत्कालीन सरकार ने नए लाभार्थियों को 10,000 रुपये देने का लाभ बढ़ाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने और लुभाने का काम किया है, जो भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है। पार्टी का आरोप था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया के दौरान नए लाभार्थियों को जोड़ा गया। उसने कहा कि चुनाव आयोग इन भ्रष्ट तरीकों पर रोक लगाने की पूरी तरह नाकाम रहा। पार्टी ने कहा कि इससे चुनाव प्रभावित हुआ क्योंकि अन्य उम्मीदवार और पार्टी को समान अवसर नहीं मिल पाया। 243 सीटों में जनसुराज 242 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट पर वो जीत नहीं पाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिहार चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नाम की राज्यव्यापी योजना शुरू की और हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये देने का फैसला लिया गया। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लाभ मिलता था। जो महिलाएं शुरुआती रकम से अच्छा रोजगार लेंगी, अपने 2 लाख रुपये और देने का वादा भी किया गया है। याचिका के अनुसार एमसीसी की घोषणा से पहले राज्य में करीब 11 लाख जीविका स्वयं सहायता समूह थे और लगभग 1 करोड़ महिलाएं उनके सदस्य थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत कुल 1.56 करोड़ मतलब 1 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों को भुगतान कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि इससे साफ है कि एमसीसी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान नए लाभार्थी जोड़े गए और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जब एमसीसी लागू था तब उन्हें पैसे दिए गए। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा और साथ साथ ये भी कहा कि इसके साथ साथ याचिका में साफ साफ लिखा गया था कि योजना के तहत कई जीविका दीदियों को नगद लाभ मिलने के बाद मतदान की तारीखों पर चुनाव आयोग ने उन्हें पोलिंग बूथ पर तैनात भी किया था। याचिका के मुताबिक यह तैनाती स्वाभाविक, निष्पक्ष और उचित नहीं कही जा सकती है। आरोप तो कई लगाए गए थे, लेकिन पूरे आरोप को पूरी तरह से कोर्ट ने निरस्त कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजना से के असर को समझने में नाकाम रहा, जिसका प्रभाव याचिका के अनुसार बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन पर असर पड़ा है। चुनाव को रद्द घोषित करने की मांग के अलावा याचिका में यह भी मांग की गई थी कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले योजनाओं को लागू करने के लिए एक तय सीमा निर्धारित करे, जो बेहतर होगा अगर 6 महीने की हो। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये बातें चल रही है और यहां से अपनी याचिका को वापस ले लिया प्रशांत किशोर ने, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की भावभंगिमा और नीतीश कुमार के एक्टिविटीज़ को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, और ये बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से हैक कर लिया है। नीतीश कुमार स्वयं फैसला नहीं ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पर फैसले थोप रही है। नीतीश कुमार, जबकि आपको ये पता है कि नीतीश कुमार कमज़ोर नहीं है, उनके पास 85 विधायक हैं और 85 विधायकों वाली पार्टी लीड कर रही है। इससे पहले भी नीतीश कुमार के पास जब 43 विधायक थे तब भी वो लीड कर रहे थे।
लेकिन आने वाले समय को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत को लेकर के एक बात जो लगातार कही जा रही है कि गैर भाजपाई दल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाने के लिए एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास का हिस्सा प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में एक बार फिर से नज़दीकियां बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। क्या होगा इसका फ़ायदा और क्या इसका घाटा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर ये सिर्फ कोरे गप हैं। इस पर भी वक्त के साथ किया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि होली के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह फैसला किस रूप में आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जिन्होंने कठिन समय में नीतीश कुमार का साथ दिया था 2015 में, जब 2014 में पूरी तरह से वो ध्वस्त हो गए थे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्होंने छोड़ दी थी। 2015 में नीतीश कुमार की वापसी कराने में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका थी, इससे कोई भी इनकार नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बदले हुए वक्त में नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे और उस फैसले का हिस्सा प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह होंगे। इसके बाद अब प्रशांत किशोर याचिका वापस लेने के बाद क्या करते हैं, किस तरह का एक्ट करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चर्चा तो ये भी चल रही है कि कांग्रेस और जदयू को एक साथ लाने की, गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बनाने की एक कवायद भीतर ही भीतर शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। आईपी गुप्ता जिस तरह से सदन में पूरे विपक्ष का आवाज़ बने हुए हैं और हर विषय पर उनकी एक अलग तरह की सोच, और सदन में जब वो खड़ा होते हैं तो खलबली मच जाती है, ऐसे एनर्जेटिक नेता को भी अपने साथ रखने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि प्रशांत किशोर को फटकार लगने के बाद असली खेल अब शुरू होगा, और इस खेल में कौन कौन खिलाड़ी होंगे, किसे किसे मौका मिलेगा, ये सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, और भी कहानी में कई ट्विस्ट हैं जो हम बारी बारी से आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।